यूसुफ सर, अभी जो बात राजेश सर कह रहे थे, व्यक्तिगत संबंधों की बात, व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल, रोना, गिड़गिड़ाना, पर्दे के पीछे का सारा खेल, ये सब चीजें। लेकिन क्या अडानी साहब के ऊपर इतना ज्यादा फोकस हो गए हैं मोदी जी की, अब अपने चाणक्य को बिल्कुल किनारे भूल गए हैं? गृह मंत्री जी को अकेला छोड़ दिए हैं, बिना किसी कोई बयान के गृह मंत्री जी को खुद आकर के सफाई देनी पड़ रही है मीडिया के सामने। राम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अडानी जी पे बात हो जाए, और मोदी जी जो साथ छोड़ा अमित शाह का, वो सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चोली दामन का साथ है, और बल्कि मोदी के तमाम राज अमित शाह के पास हैं, तो अमित शाह को वो छोड़ जाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। लेकिन हम लोग अडानी जी पे पहले फोकस करते हैं। अडानी जी की जो चर्चा है और आज आपका जो शीर्षक है, वो थोड़ा काफी चौंकाने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद आपके पास कोई फीडबैक है क्या यूएस से, कि उनके ऊपर वहां बहुत तगड़ा जो है मामला होने वाला है। दरअसल हम लोग पहले ये देखें कि यूएस में जो अटॉर्नी जनरल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा क्या है उनका उनका नाम है ब्रायन पीस। ब्रायन पीस ने इस्तीफा दिया है कल, और उनका जो इस्तीफा है, जो मान्य होगा, वो 10 जनवरी से होगा। यानी 20 जनवरी को ट्रंप वहां की सत्ता संभालेंगे, और 10 जनवरी से ब्रायन पीस का वो इस्तीफा मंजूर होगा, यानी उस दिन से वो काम नहीं करेंगे। एक तो ये तथ्य है। दूसरा तथ्य ये है कि अमेरिका में भले ही राष्ट्रपति कोई बदल जाए या कोई राष्ट्रपति चेंज हो जाए, लेकिन वहां का जो कानून है, जो वहां की अदालत है, वो नहीं बदलती, वो चेंज नहीं होती। अभी हम लोगों ने ट्रंप के मामले में ही देखा कि ट्रंप पे जो हेज मनी वाला केस चल रहा था, और उसमें ये था कि शायद अब अदालत का रुख बदल जाए, तो अदालत ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये केस चलेगा, हम किसी भी रूप में ट्रंप पर से इस केस को हटा नहीं सकते हैं। तो वहां की अदालतें स्वतंत्र हैं। अमेरिकन पूंजीवाद जो है, एक जो छलावा है उसका, उसमें ये बात बड़ी कई बार महसूस होती है कि वहां की न्यायपालिका बहुत आजाद है, बहुत स्वतंत्र है। और ऐसा पूंजीवादी देशों में अक्सर हम देखते हैं हम लोग कि न्यायपालिका को आजाद दिखाया जाता है, लेकिन वो भी एक तरह के पूंजीवादी इशारे पर ही काम करती हैं। तो बात हो रही थी जो ब्रायन पीस की, वो 10 जनवरी के बाद काम करना बंद करेंगे और दूसरा अटॉर्नी जनरल उस काम को संभालेगा। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से भारत में जब सरकार बदलती है, तो जो तमाम मनोनीत पोस्टें होती हैं, चेयरमैन और तमाम विभागों के जो प्रमुख होते हैं, कोई निगमों का चेयरमैन होता है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि जब नई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से उनके चेयरमैन, उनके तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। और ये उस सरकार का एक वो माना जाता है, प्रोग्रेटिव माना जाता है कि भाई वो अपने आदमियों के जरिए अब सत्ता को चलाएगी। तो सेम चीज यहीं पर है कि बाइडेन के राज में जो लोग भी इस तरह से नियुक्त हुए थे, वो धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे हैं। सिर्फ ब्रायन पीस का ही इस्तीफा नहीं आया है, और भी तमाम विभागों के प्रमुखों ने इस्तीफा दिया है, जिससे कि जो नया राष्ट्रपति आ रहा है, वो अपने हिसाब से उन जगहों पर नियुक्तियां करेगा। तो ट्रंप जो है, इनकी जगह ब्रायन पीस की जगह किसी को लाएंगे, लेकिन उससे ये नहीं हो जाएगा कि अडानी जी के खिलाफ वो केस कमजोर हो जाएगा, या अडानी जी के ऊपर वो केस चलेगा ही नहीं। लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है इस देश का, गटर मीडिया जिसको हमारे एक भाई कहते हैं, वो इस बात पर बड़ा खुश हुआ, और वो 2 दिन से यही खबर चला रहा है कि अडानी को राहत मिल गई है, और वहां उस जज का इस्तीफा हो गया है, और वो अब काम नहीं करेगा, अडानी का केस नहीं देखेगा। इसको इस रूप में प्रचारित किया जा रहा है। तो हमारे जो दर्शक हैं पब्लिक एरिया के, वो इस बात को समझें कि किसी भी तरह से भी अडानी को कोई राहत नहीं मिली है, कोई मोहलत नहीं मिली है कि उनको ऊपर से जो मोदी जी ट्रंप से कह के केस हटवा देंगे। ये खाला जी का घर नहीं है कि खाला जी के घर आपने जो भी फरमाइश की वो पूरी हो जाएगी। वहां पर केस चलेगा, बाकायदा चलेगा। अब अभी हम एक केस का और जिक्र कर रहे हैं आपके सामने, उससे उस उदाहरण से ये साबित हो जाएगा कि अडानी जी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। आपको याद होगा कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत के तमाम एक्टिविस्टों, तमाम नेताओं और तमाम लोगों की जासूसी की गई, और इजराइल की जो कंपनी है एनएसओ, उसने उस स्पाईवेयर को बनाया है, जासूसी के उपकरण को, और वो मोदी जी के राज में भारत में लाया गया। यहाँ के किसने खरीदा ये आज भी रहस्य है, लेकिन जो स्पाईवेयर जो कंपनी है एनएसओ, जिसने बनाया है इस पेगासस उपकरण को, उसने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। और वो एक लॉ सूट चल रहा था कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, कोर्ट में,
पेगासस का वो हार गई है, वो कंपनी एनएसओ जो इजरायली कंपनी है उस केस को हार गई है और उसको अब मोटा हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन वहां जो कंपनी है जिसने पेगासस को बनाया है उसने बयान दिया है उस कोर्ट में कि साहब हम तो सरकारों को बेचते हैं अपना जो जासूसी उपकरण है, वहां की सरकार, उन देशों की सरकार उस उपकरण को कैसे चलाती है, कैसे इस्तेमाल करती है, ये उनका मामला है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो कैलिफोर्निया की कोर्ट ने उनके सारी दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ये किसी और को बताइएगा कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप क्या अपने जासूसी उपकरण को, जो आप जानते हैं कि वो एक उसके जरिए स्नूपिंग की जा सकती है, तो आप ऐसे कैसे गैर जिम्मेदार लोगों को या गैर जिम्मेदार सरकार को बेच सकते हैं जो हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता में खलल डाले, उनकी आज़ादी को छीन ले, उन पे नजर रखे 24 घंटे। तो ये आप जिम्मेदार हैं उतने ही। और ये फरवरी में, ये मार्च में ये केस फिर से आएगा दोबारा उसी कोर्ट में, और तब ये तय होगा कि पेगासस की कंपनी को कितना हर्जाना उस व्हाट्सएप को, यानी मेटा कंपनी जो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मालिक है, मेटा कंपनी, उसको कितना हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये बहरहाल ये लास्ट सूट जो है वो पेगासस बनाने वाली कंपनी हार गई है। अब हम आइए इंडिया में बात करते हैं कि जब यहाँ पेगासस आया था तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हमारे देश के तमाम एक्टिविस्ट उस मामले को ले गए और उस टाइम ये बात खुली थी कि राहुल गांधी के मोबाइल में भी पेगासस को फिट किया गया, उसके जरिए उन पे निगरानी की गई और तमाम जो हमारे भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट हैं उन पे, उसके जरिए उनको भी इंडिक्ट किया गया। रोना विल्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी दौरान आया था और रोना विल्सन के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने मोदी जी को जान से मारने की धमकी का प्लाट तैयार किया और एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी पकड़ी गई। तो वो चिट्ठी भी पेगासस के जरिए, ईमेल के जरिए लाई गई थी और बनाई गई थी, यानी हमारी जो कोई एजेंसियां रही होंगी जिन्होंने उसको फैब्रिकेट किया था सारे मामले को पेगासस के जरिए, यानी ये बहुत बड़े हाई लेवल का मामला था और वो सारा का सारा मामला भारत में दब के रह गया पेगासस का। लेकिन वहीं देखिए अमेरिका में कैलिफोर्निया की कोर्ट ने किस तरह से लॉसूट के मेटा के हक में फैसला दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका की जो अदालत है वो, उस पर कहीं भी इस बात का रोब तारी नहीं होगा कि यहाँ पर मोदी जी आए या रामलाल या श्यामलाल की सरकार बने और वो ट्रम्प से कह के, ट्रम्प जी के से कह के उस केस को दबवा देगी, हटवा देगी। ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनके यहाँ इस बात का बड़ा महत्व है कि लोगों की आजादी जो है वो अक्षुण्ण है, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे कि जब ये केस चलेगा, हालांकि वहां की कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में अपनी एक हल्की टिप्पणी की है, जो जज साहब अभी 10 तारीख से काम नहीं करेंगे, कि साहब ये 2 प्राइवेट पार्टियों का मामला है, प्राइवेट पार्टी और वहां की प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको नहीं देख सकते। हालांकि ये भी अडानी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया एक उस टिप्पणी का नतीजा है। हम नहीं जानते कि वो टिप्पणी कितनी सही है, कितनी गलत है या है भी नहीं, क्योंकि हमने उसके दस्तावेज को नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसा प्रचार गोदी मीडिया ने अडानी की तरफ से किया कि जज साहब की टिप्पणी है कि वो प्राइवेट पार्टियों का मामला है, उसमें हम सीधे जो है अडानी को इंडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ये केस चलेगा अडानी का वहां पर, तब ये बात सामने आएगी और यकीन मानिए कि वहां की अदालत इसमें आर पार का फैसला करेगी। स्ट्रिक्चर पास होंगे इसमें। अगर वो मान लीजिए अडानी को प्रत्यर्पण न कर सके अमेरिका में, तो भी स्ट्रिक्चर तो पास करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहली नजर में ही पाया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत भारत में सरकारी अधिकारियों को अडानी समूह ने दी है, जिसमें गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी का सीधा नाम आया है। और वहां की एफबीआई जो जांच एजेंसी है अमेरिका की, बहुत सुप्रीम जांच एजेंसी है एफबीआई, जिसने सागर अडानी का मोबाइल जब्त किया था और उसके मोबाइल में जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे उनको डिकोड किया था और उसमें पाया था कि सागर अडानी ने गौतम अडानी की तरफ से जो रिश्वत की रकम है वो बढ़ा दी थी। तो ये सारा मामला खुल चुका है और इसके सारे सबूत मौजूद हैं और आप आने वाले वक्त में देखिएगा कि ये केस बहुत तरीके से वहां चलेगा। फैसला जो भी हो, हम कोई अडानी के दुश्मन नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि उनको वहां फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो जरूर होगा और इसी राज्य में मोदी जी के सामने रहते हुए होगा। अब जरा सी बात हम अमित शाह वाली फिर से दोहराते हैं यार। देखिए अमित शाह को कहीं भी मोदी जी बीच धार में छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मोदी जी ने अमित शाह जी को छोड़ा अम्बेडकर के मुद्दे पर, तो अमित शाह के पास वो चीजें हैं कि वो मोदी जी को मुश्किल में डाल सकते हैं। अमित शाह को अगर चाणक्य कहा जाता है, भाजपा वाले अपना चाणक्य कहते हैं, तो कोई गलत नहीं कहते हैं। बहुत दिमागदार आदमी है हमारे, उनकी जुबान फिसल गई है और उम्मीद है कि वक्त आने के साथ ये जो कांग्रेस और बसपा और आम आदमी पार्टी जो अभी अंबेडकर जी पर उछल रहे हैं, ये चुप हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस जो है अंबेडकर मय हो गई है।
मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से अंबेडकर मय हो गई है। काश कांग्रेस और भी थोड़ा-सा आगे बढ़कर अक़लियतों को और दलितों को अपने साथ जुटा ले। उसे ये ज़रा भी परवाह नहीं होनी चाहिए कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसे वोट देगी या नहीं देगी। अब समय आ गया है आपके निर्णय लेने का, आपके खड़े होने का कि आप आपको सत्ता तो अभी मिलना बहुत दूर की बात है, लेकिन आप हक़ बात पर, वाजिब बात पर खड़े तो होइए। और आम आदमी पार्टी ने भी आज एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसने विदेश में जो दलित बच्चे पढ़ने जाएँगे, दलित युवक, उनके लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है। बहुत अच्छा ठोस कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना उनका वेल विशर हूँ किसी भी रूप में, लेकिन ये एक अच्छी घोषणा है। और इस तरह की जो बिल्कुल। स्कॉलरशिप है बहुत पहले से लाई जानी चाहिए थी कि दलित बच्चे हमारे जाके विदेश की यूनिवर्सिटी में अध्ययन करें, उनको पूरा सपोर्ट मिले। ये बहुत अच्छा कदम है आम आदमी पार्टी का। तो कुल मिला के मायावती जी ने भी आज कहा है कि 24 दिसंबर को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने भी कहा है कि 24 दिसंबर को हमारा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। अच्छी बात है कि तमाम राजनीतिक दलों को समझ आ रहा है कि अंबेडकर आज भी उतने ही प्रासंगिक थे, जितना जो है आने वाले समय में जो हमारे पिछला आज़ादी के समय का वक़्त था, जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा था भारत का, तो उस समय भी अंबेडकर महत्वपूर्ण थे। प्रोफ़ेसर साहब हमारे बीच हैं, वो बताएँगे इस बारे में मेरे ख़्याल से बहुत विस्तार से बिल्कुल, बताएँगे, बिल्कुल। अंबेडकर के बारे में, तमाम नीतियों के बारे में कि अंबेडकर का लोहा मान रही है आज हमारी भारत की जो जनता है और जो राजनीतिक दल हैं, ये बहुत सुखद स्थिति है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी, राम प्रकाश जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आम्बेडकर की प्रासंगिकता की बात जहां तक है, यूसुफ सर, वो अपने आप में इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आम्बेडकर पे बयान अमित शाह साहब देते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है और फिर सत्ता पक्ष खुद संसद के बाहर खड़ा होकर के उसी मामले पे प्रोटेस्ट करता है। हालांकि ठीक है कि उसके ऊपर आरोप लग जाता है कि भाई ये सारा प्लान था। राम प्रकाश जी, जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। इस वक्त बीजेपी, पूरा आरएसएस अंबेडकर पर डिफेंसिव है, कहीं भी ऑफेंसिव जी, नहीं है। उनका झूठ साबित हो चुका है और ये झूठ पहली बार अब तो बहुत प्रमुखता से सामने आया है कि आरएसएस और बीजेपी की अंबेडकर के खिलाफ तमाम राय रही है, तमाम उनके लेख मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद हैं कि इन लोगों ने किस तरह से अंबेडकर जी का विरोध किया था, आरएसएस ने, खास तौर से आरएसएस ने। तो जिसका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, जिसके जो आरएसएस के प्रवर्तक थे गोलवलकर साहब, जब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भारतीय संविधान है कूड़ा है, हमें इस संविधान की जरूरत नहीं है, तो जब आप भारतीय संविधान को ठुकरा रहे हैं तो आप अंबेडकर को ठुकरा रहे हैं। आज ये लोग जो अंबेडकर के नाम का नाम लेकर रो रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं, इनको पता ही नहीं। और इन्होंने नेहरू जी को इसके लिए, इसमें नेहरू जी को भी खींच लिया। इनको पता ही नहीं कि नेहरू जी ने देश के लिए क्या किया है। तो ये बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अभी प्रोफेसर बिल्कुल। साहब को बोलना है, उनको मौका दिया जाना हाँ। चाहिए। जी, राम प्रकाश जी। जी।